सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या ईरान सीजफायर तोड़कर अमेरिकी नौसेना पर हमला करने की योजना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस वक्त रशिया में हैं और उन्होंने अब से कुछ देर पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। क्या है इस मुलाकात के मायने? ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान को डील करनी है तो उसे खुद अमेरिका से संपर्क करना ही होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अगले 3 दिन में उसकी ऑयल पाइपलाइन फट जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण ईरान अपने कच्चे तेल को जमा करके नहीं रख पा रहा है। अगर वो अपने कच्चा तेल को रोकता है और उसका उत्पादन बंद करता है तो इससे उसकी पाइपलाइन में धमाका हो जाएगा और ईरान को उसके बजट का 40% रेवेन्यू देने वाली कच्चे तेल की पाइपलाइन बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से अब ईरान के पास 2 विकल्प हैं। या तो वो अमेरिका के साथ डील कर ले, है ना, कोई ना कोई तरीका मान ले, उसकी शर्तों के सामने झुक जाए, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर जो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दे, मिसाइल प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल दे। और दूसरा विकल्प यह है कि वो अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाने के लिए उसके जहाजों, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला करे और ये युद्ध दोबारा से शुरू हो जाए। और ये भी याद रखिए कि अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर हमला होता है तो ये युद्ध भीषण होगा, महायुद्ध की स्थिति होगी। प्रेस टीवी का दावा है कि इसी मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। अगर रशिया ईरान का साथ देता है तो ईरान अमेरिकी नौसेना पर अपने हमले की योजना को आगे बढ़ा सकता है। इसके लिए विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के भी दौरे पर गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान को यह बताया कि अब ईरान अमेरिकी ब्लॉकेड को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद वो ओमान गए, जहां दावा है कि उन्होंने ओमान को यह प्रस्ताव दिया कि ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नियंत्रण अपने पास रखेंगे और अमेरिका को इस क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा, बेदखल किया जाएगा। और इसके बाद विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची एक बार फिर से पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर से मुलाकात की। आसिम मुनीर से मिलने के बाद वो रशिया पहुंच गए और अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों में कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है और उसकी कोशिश यही है कि अमेरिकी ब्लॉकेड किसी भी तरह से हटा दिया जाए। अमेरिकी ब्लॉकेड के कारण ईरान की 15,828 किलोमीटर लंबी ऑयल पाइपलाइन चोक हो गई है। ईरान में कच्चे तेल के निर्यात से जो पैसा आ रहा था वो बंद हो गया है। जो कच्चा तेल निकल रहा है उसे कहां रखा जाए, ये भी समस्या पैदा हो गई है। और अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इसको भारतीय पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो जानते हैं हर दिन जो नुकसान हो रहा है भारतीय रुपयों में 4,700 करोड़ रुपए का इस वक्त ईरान को सिर्फ नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि जब अमेरिका अपने ब्लॉकेड को हटाने के लिए तैयार नहीं है, तब आशंका यही है कि ईरान अमेरिकी नौसेना पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास हमला कर सकता है। क्योंकि अब वही बात है ना कि मरता क्या ना करता, जो स्थिति पैदा हो रही है उसकी अपनी पाइपलाइन इस तरह के प्रेशर की वजह से फट जाए या उसको भारी नुकसान हो, 4,500 करोड़ का नुकसान रोज वो झेल रहा है। इन सबको अगर रोकना है तो एक ही तरीका है, भीषण युद्ध। इस तनाव के बीच ईरान ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करने की तैयारी की है जिसे देख दुनिया हैरान है। तेहरान ने जन फदा सेना के जरिए 4 करोड़ लोगों की लामबंदी का ऐलान किया है। दावा है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ईरान अब सिर्फ अपनी मिसाइलों और ड्रोन के भरोसे नहीं है, बल्कि वो अपनी 40% से ज्यादा आबादी को मैदान जंग के लिए तैयार कर रहा है और इसे नाम दिया गया है जनफदा सेना। ईरानी अधिकारी सरदार बाबा अहमदी ने यह दावा किया है कि इस विशाल लामबंदी अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 10 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जबकि ईरान का लक्ष्य 4 करोड़ का है। यानी लगभग ईरान का हर दूसरा नागरिक इस जनफदा फोर्स का हिस्सा होगा। इसके लिए ईरान का शक्ति प्रदर्शन का भी मेगा प्लान है। 9 मई को इमाम रजा की जयंती के मौके पर ईरान के सभी शहरों, सभी कस्बों, सभी गांवों में बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, जिसका समय दोपहर 3 बजे का रखा गया है और इसकी थीम है 40 दिन का सेक्रेड डिफेंस। इसके अलावा ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप का एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के जरिए उन्हें यह चेतावनी दी गई है कि अब ईरान
अमेरिकी ब्लॉकेड को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा और इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या अब्बास अरागची के ईरान लौटते ही कोई बहुत बड़ा हमला देखने को मिल सकता है। तो ये है वीडियो जो पोस्ट किया गया है डोनाल्ड ट्रंप का, ये एआई वीडियो बनाकर लेगो भी, और आप देख ही रहे हैं सी वॉर को लेकर अब पूरी चर्चा इसी के जरिए छिड़ गई है। ईरान ने डबल गेम खेल रहे पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है। ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने लायक ही नहीं है, उसकी निष्पक्षता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलिए, किसी को तो साफ दिख रहा है, अब बस ये अब्बास अरागची को भी समझा दे कि वो बार बार जो पाकिस्तान जा रहे हैं उससे फायदा नहीं, नुकसान ही उल्टा होगा। ईरान का आरोप है कि अब तक की मध्यस्थता में पाकिस्तान ने एक अमेरिकी एजेंट की तरह काम किया है। ईरान ने जितने भी संदेश प्रस्ताव पाकिस्तान को दिए उनके बारे में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने पूरी ईमानदारी से अमेरिका को बताया ही नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप का फेवरेट बनने के चक्कर में असीम मुनीर ने चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। और हम तो आपको कई दिनों से बता रहे थे कि जब तक पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा शांति का कोई सूरत बन ही नहीं सकती। वजह है चापलूसी। फितरतन अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की ये नीयत रही और फील्ड मार्शल मुनीर तो इसका पीएचडी माना जा रहा है, जो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ऐसे बिछा जा रहा है ताकि उधर से कुछ प्रॉमिस मिल जाए और थोड़ी सी और फेवरेटिज्म मिल जाए। उसने राष्ट्रपति ट्रंप को सिर्फ उतना ही बताया जो राष्ट्रपति ट्रंप सुनना चाहते थे। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, तो ये बात भी पाकिस्तान ने ही उन्हें कही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब ये कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए तैयार हो गया है, भविष्य में इसे कभी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बात भी पाकिस्तान ने ही राष्ट्रपति ट्रंप को बताई थी। ईरान सबसे मुकर गया। यानी मुनीर और शहबाज शरीफ ने इस मध्यस्थता को गुमराह किया और इसको एक मौके की तरह भुनाया ताकि वो ट्रंप के बूट पॉलिश करने के लिए थोड़ी सी और मेहनत कर ले और ईरान के साथ खुली धोखेबाजी की। अगर ईरान ये कह रहा है कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ मध्यस्थ बनने के लायक नहीं है, तो इसके पीछे एक और बड़ा कारण है। पिछले साल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में जो लंच खाया था, उस लंच के लिए पाकिस्तान के सरकारी खजाने से जानते हैं कितने करोड़ रुपए खर्च हुए? 14 करोड़। आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप के नजदीक जाने के लिए टेक्सास की एक लॉबिंग फर्म को हायर किया जिसका नाम है लिंडन स्ट्रैटेजीज। आसिम मुनीर ने इसी लॉबिंग फर्म के जरिए दलाली की, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच करने पहुंच गए, पैसे दिए 16 करोड़। हमें पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता पर तरस आ रहा है जिसका पैसा आसिम मुनीर अपनी दलाली पर खर्च कर रहा है। उन 25 में से करोड़ लोगों में एक करोड़ ही कम से कम 16 करोड़ लोगों को मिल गए होते। ये सारा डुबा दिया बस एक लंच के लिए, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और ईरान के साथ भी डबल गेम इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है। आपको ये बताते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को निर्णायक क्यों माना जा रहा है और क्या मुसलमानों के समर्थन से ममता बनर्जी वापस कर पाएंगी। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें से कुल 123 सीटों पर पिछली बार टीएमसी जीती थी और सिर्फ 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। 2016 में सभी 125 सीटें इनमें से जीती थी टीएमसी ने। तो कुल मिलाकर 2021 में भी टीएमसी को इन 142 सीटों में से 123 सीटों पर जीत मिली थी। 18 सीटें बीजेपी की झोली में पिछले चुनाव में आई थी। इससे पहले का भी हमने आपको बता दिया, 125 सीटें आई थी टीएमसी की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। इन सीटों पर टीएमसी के लिए एम फैक्टर काम करता है, जिसका मतलब है ममता और मुस्लिम फैक्टर। कैसे, अब वो समझिए। साल 2006 जब टीएमसी को 22% मुसलमानों के वोट मिले थे, तब उसने सिर्फ 30 सीटें जीती थी। लेकिन जैसे जैसे ये मुस्लिम वोट बढ़ते गए, वैसे वैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में मजबूत होती गई। 2011 में उन्हें मुसलमानों के 35% वोट मिले, 184 सीटें जीती। फिर 2016 से 51% मुसलमानों के वोट मिले, 211 सीटें जीती। 2021 में 75% मुसलमानों के वोट मिले, 215 सीटें जीती। और ये आंकड़ा हम आपको सीएसडीएस के हवाले से दिखा रहे हैं, लोक नीति सीएसडीएस, और इसमें ईसीआई का भी कुछ डेटा शामिल है। और इस बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोकस इसी बात पर है कि वो मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना चाहती हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि जिन 7 जिलों में मतदान होना है, वहां मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। सिर्फ हुगली जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इनमें भी दक्षिण 24 परगना में 35.5% मुस्लिम आबादी है। इस जिले में विधानसभा की 31 सीटें हैं। इसी तरह उत्तर 24 परगना में लगभग 26% आबादी मुसलमानों की है, 25.8%, और इस जिले में विधानसभा की सीटें हैं 33।
यानी सिर्फ इन 2 जिलों में दूसरे चरण की लगभग आधी सीटें आती हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो दूसरे चरण की वोटिंग में मुस्लिम वोटर निर्णायक हो जाता है। निर्णायक होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि मुस्लिम वोटर्स एकमुश्त होकर वोट डालते हैं। आपने देखा ही होगा, पिछली बार न वाम दल की एक सीट आई सीपीआईएम की, ना कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि सारे मुस्लिम वोटर्स ने यह सोचा कि बीजेपी को हराने की कैपेसिटी या ताकत सिर्फ ममता बनर्जी में है। एकमुश्त होकर उन्होंने टीएमसी को वोट दिया। यानी मुसलमानों का वोट जिस भी पार्टी को मिलता है वो विभाजित नहीं होता, जबकि हिंदू वोट अलग अलग मुद्दों पर बढ़ जाता है और इसी बात का टीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। अब ये बात बीजेपी भी समझ रही है, इसीलिए वो मुस्लिम वोटों को छोड़कर हिंदू वोटों को एकजुट करने में लगी हुई है। टीएमसी की रणनीति यह है कि वो उन 32 सीटों को अपने पास पक्ष में कर ले जहां 40% या उससे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, और बाकी 102 सीटों पर जहां 40% से कम मुस्लिम हैं, वो वहां खूब जोर लगा रही है। जबकि बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करके टीएमसी को चुनौती दे रही है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 4 मई को अगर बीजेपी जीती तो पश्चिम बंगाल में 4 शादियां बंद हो जाएंगी। सुनिए। कि ममता दीदी डरा रही है कि आप यूसीसी लाओगे। अरे डरना क्या है भाई, मुझे बताओ, किसी को 4 शादी का छुट्टी होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, होना चाहिए। अरे जरा कहो, मालूम है ना यूसीसी आने वाला है। 5 तारीख के बाद बंगाल में किसी को 4 शादी करने की छुट्टी नहीं होगी। कौन करता है 4 शादी? मालूम है ना? मालूम है ना 4 शादी कौन करता है? आप रोकना चाहते हो तो चिंता मत करो, 5 तारीख के बाद हम यूसीसी लगाएंगे। कोई बंगाल में 4 शादी नहीं कर पाएगा, 4 शादी नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि 4 मई के बाद टीएमसी के गुंडे पंक्चर लगाते नजर आएंगे। सुनिए। टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। इसको सीधा सीधा वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी का फोकस क्या है, बीजेपी की पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी की रणनीति क्या है। तो आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाते हैं और समझाते हैं कि बीजेपी इस वक्त किस रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि दूसरे फेज की कई सीटें ऐसी हैं, बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां 40% से कम मुस्लिम आबादी। पिछले बार बीजेपी 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसी 63 सीटें हैं, 63 सीट्स, जिन सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में काउंटर पोलराइजेशन, बीजेपी ने 77 सीटें जीती। पिछली बार 74 सीटों पर मुस्लिम 40% से कम थे, इसीलिए उनका फोकस इस सीटों पर ही है। अब क्या है बीजेपी का, क्या रणनीति है? 77 सीटें जो जीती थी उनमें से 74 सीटें ऐसी थी जिन पर 40% से कम मुस्लिम आबादी थी। अब बीजेपी का सारा जोर इस बात पर है कि वो हिंदू वोटों को एकजुट करे, क्योंकि एक तरफ अगर मुस्लिम ज्यादा तादाद में है, वो एक तरफ एकमुश्त जाकर वोट देते हैं, तो काउंटर कंसोलिडेशन होता है। यानी जो दूसरा हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सारे मुस्लिम एक तरफ वोट दे रहे हैं तो हम भी दूसरे पक्ष को जिताने के लिए जाएं। काउंटर कंसोलिडेशन इसे ही कहते हैं। हिंदू वोटों को एकजुट करके दूसरे चरण को अपने नाम बीजेपी करना चाहती है। पिछली बार दूसरे चरण में बीजेपी ने 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ही जीती थी, जो कि आप ऊपर में देख रहे हैं। 50 सीटों पर हार का अंतर जानते हैं, 25,000 से कम था। इन्हीं मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी फिलहाल काम कर रही है, और इसमें भी अगर 5,000 वोट बढ़े तो कुल सीटें जो है वो 19 हो जाएंगी। अगर 10,000 वोट बढ़े उन सीटों पर तो 34 सीटें, अगर 15,000 वोट बढ़े तो 37,
अगर 20,000 वोट बढ़ जाते हैं इन सीटों पर तो 49 सीटों पर, और अगर 25,000 वोट बढ़े तो 68 सीटों पर बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है। तो इसी तरह से बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इन सीटों पर जहां पर मार्जिन था 10,000 के नीचे, उन सीटों पर वो मेहनत करे। 15 से 20,000 वाले में ही आप देखिए 31 सीटें उसकी बढ़ जाएंगी। 25,000 वोट यहां पर बढ़ते हैं तो सीधे 50 सीटें उसकी बढ़कर 68 हो जाएंगी, और यहां से टीएमसी के लिए वापसी करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भीषण गर्मी के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में पूरा देश इस वक्त बात कर रहा है। हर साल अप्रैल महीने में अधिकतम तापमान कितना 35 से 38 डिग्री होता था। इस बार कुछ जगहों पर 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा गर्म शहरों में 99 शहर अकेले भारत के हैं। इनमें भी 27 शहर ऐसे हैं जिनका अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 17 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आसमान से आग बरस रही है। स्थिति यह हो गई है कि अहमदाबाद, दिल्ली, रायपुर जैसे शहरों का तापमान सऊदी अरब, यूएई और कतर से भी ज्यादा है। यूएई के अबू धाबी का तापमान 36 डिग्री है, कतर के दोहा का 35 डिग्री, सऊदी अरब के रियाद का 34 डिग्री तापमान है। लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, बांदा, मुरादाबाद, प्रयागराज, बदायूं, मध्य प्रदेश के ओरछा, ओडिशा के बलांगीर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस है। भारत के शहर आग की भट्टी बन चुके हैं। हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण है सामान्य से कम बारिश, सूखा, हवा की गति का धीमा होना, शहरों में हीट डोम बनना। हीट डोम उसे कहते हैं जब किसी शहर में गर्म हवाएं प्रेशर कुकर की तरह फंस जाती है। इससे हवा का बहाव कम हो जाता है, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, सूरज की सीधी गर्मी जमीन को लगातार तपाती रहती है और इससे एक पूरा इलाका गर्म हवा के बुलबुलों में बदल जाता है। और अभी भारत के ज्यादातर राज्यों के साथ यही हो रहा है, और अभी तो गर्मी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अनुमान है कि इस बार कई शहरों में पारा 50 डिग्री के पार जा सकता है। ये गर्मी 60 डिग्री तक महसूस हो सकती है, जिसमें कहते हैं ना 40 डिग्री टेम्परेचर है या 45 डिग्री टेम्परेचर है, बट फील्स लाइक 60। इसके पीछे बड़ा कारण होगा मेगा एल नीनो। नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि आज से अगले 2 महीनों तक यही मेगा एल नीनो पर खूब चर्चा होगी, आपको खूब परेशान करेगा। पेरू में एल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा। ये एक प्राकृतिक घटना है जिसमें समुद्र का तापमान बढ़ने से दुनिया में मौसम का पैटर्न बदल जाता है, और जब ये घटना गंभीर रूप ले लेती है और समुद्र का गर्म पानी दक्षिण अमेरिका की तरफ फैल जाता है, तब मेगा एल नीनो आता है। 149 साल पहले 1877 में जब मेगा एल नीनो आया था, तब इसमें भारत के 2 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले मद्रास में गर्मी के कारण लाखों लोगों की जान गई थी। भीषण अकाल ने भारत को लगभग उजाड़ बना दिया। चाइना में भी तब इसके कारण 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए थे। और इसीलिए सोचिए कि अगर ये मेगा एल नीनो 2026 में वापस आ रहा है तो कितनी खतरनाक बात है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे देश में आज भी ज्यादातर घरों में एसी और कूलर नहीं है।